हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 और 8 इन दो वर्गों में जो साइंस में पढ़ना है विद्युत धारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि विद्युत धारा एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया हुआ है कि आज कॉमन यूज़ भी इसका इतना ज़्यादा है कि हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें अपने आगामी परीक्षा बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए, तो इसमें भी यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और वैसे भी आपके दोनों क्लास से रिलेटेड है, क्लास 7 और 8 में जो आपको विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित, जैसे कि आपको क्लास 8 में जो पढ़ना है वह विद्युत धारा का संबंधित जो प्रभाव है उसमें रासायनिक प्रभाव पढ़ना है। उसी तरह से क्लास 7 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या फिर अलग अलग प्रभावों के बारे में पढ़ना है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही मार्केबल या फिर कंपल्सरी हो सकते हैं, वैसे सारे चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह करके मैंने इसमें लाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को हमेशा और बेहतर करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश यानी कि जब धारा जो होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, तो करंट दरअसल होता क्या है कि विद्युत आवेश का ही प्रवाह होता है। आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चालक तार के माध्यम से स्थानांतरित होता है, प्रवाहित होता है, तो इसे ही हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आवेशों को हम Q से सूचित करते हैं और समय, कितने समय में यह आवेश प्रवाहित होता है, इसको हम T से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। इसीलिए I का जो फॉर्मूला होता है वो Q/T होता है। Q/T कहने का मतलब आवेश और T का मतलब समय, यानी इसीलिए कहते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा अगला सवाल है, जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले। जी हाँ दोस्तों, जल का सूत्र आपको पता ही है कि H2O होता है। जब H2O का आप विघटन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि H मीन्स यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन और O मीन्स हो गया ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही जल का निर्माण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो उस परिस्थिति में हमें क्या क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन प्राप्त होगा और साथ में ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों अलग अलग जो वहाँ पर हमारे एनोड्स होते हैं और कैथोड होते हैं उन पर वह जमा हो जाता है और इसके तरीके से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम निकलसन। इन्होंने 1800 ईस्वी में यह प्रयोग करके दिखाया था कि अगर जल का विद्युत अपघटन किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। मैंने आपको बताया ही था कि उसमें दो तरह के जो हैं लिए जाते हैं, कैथोड और एनोड, दो तरह के रड्स लिए जाते हैं। इन्हें हम विद्युत धारा जोड़ने वाले, कहने का मतलब उसको तार से हम जोड़ सकते हैं। और इसमें जब जल के नमूनों के रखा गया उसमें और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह जमा हो गए। हाइड्रोजन का जो बुलबुला था वो ऋण ध्रुव पर जमा हो गया और धन ध्रुव पर जो है आपका यह जमा हो गया उसमें ऑक्सीजन का बुलबुला। तो धन ध्रुव कहने का मतलब पॉजिटिव वाला जो हो गया, प्लस वाला जो होगा उस पर ऑक्सीजन जाएगा और माइनस वाले पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। और इस तरह से विलियम निकलसन ने यह प्रयोग करके दिखाया कि इस तरीके से हम विद्युत अपघटन करने पर जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन रूप में प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका राइट आंसर होगा हम्फ्री डेवी। जी हाँ दोस्तों, हम्फ्री डेवी ने पोटाश का विद्युत विच्छेदन किया था। पोटाश का विद्युत विच्छेदन करने पर उन्हें एक चमकीले द्रव के रूप में प्राप्त हुआ जो धातु, उसी का नाम उन्होंने पोटेशियम रखा। तो इस तरह से पोटाश का यहाँ भी विद्युत धारा का ही उपयोग किया गया था और पोटाश का विद्युत विच्छेदन किया गया था, जिसके थ्रू जो है वहाँ पर जो तत्व प्राप्त हुआ था उसी चमकदार तत्व का नाम उन्होंने पोटेशियम रखा था, जो आज धातु के रूप में माना जाता है।
हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा के प्रभाव से किसी पदार्थ का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा के प्रभाव से अगर कुछ भी टूट रहा है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि टूट जा रहा है, उसका अपघटन हो जा रहा है, तो वैसे सभी घटना को ही हम कहेंगे विद्युत अपघटन। जैसे कि अगर मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का अगर घोल हो और इसमें हम कॉपर सल्फेट में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। तो ये सब जो तरीके हो गए कि मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो उसके थ्रू अगर पदार्थ के जो भी मूल तत्व उसमें मिले हुए हैं, जिनके मिलने से उस पदार्थ का निर्माण हुआ है, अगर वह अलग हो जा रहे हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटन या फिर विद्युत विच्छेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटन के दौरान धन और ऋण ध्रुवों से जुड़े टर्मिनल को क्रमशः क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एनोड और कैथोड। जी हाँ दोस्तों, बैटरी में आप देखते हैं कि अक्सर एक प्लस होता है और एक माइनस का साइन होता है। तो ठीक उसी तरह से विद्युत अपघटन जब आप कर रहे हैं, जब विद्युत धारा के प्रभाव से आप किसी पदार्थ को तोड़ रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक तरफ धन वाले से जोड़ेंगे और दूसरी तरफ ऋण वाले से जोड़ेंगे। तो धन वाले जो प्लस वाले साइन से आप जोड़ रहे हैं, वही चीज हमारा क्या है, एनोड है। उसी चीज को हम कहते हैं एनोड। और माइनस वाले से जो हम जोड़ रहे हैं जिस टर्मिनल को, वह कहलाएगा हमारा कैथोड। यानी धन ध्रुव वाले को हम एनोड कहेंगे, ऋण ध्रुव वाले को हम कैथोड कहेंगे। हमारा अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दिष्ट धारा। जी हाँ दोस्तों, बैटरी आप सबने देखी होगी। बैटरी का हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, खास करके अपने दीवार घड़ी जो आपके घर पे होगी या फिर घड़ियों में, और सारी चीज़ें आप जानते हैं, टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह धारा मूल रूप से दिष्ट धारा होती है। दरअसल धारा जो होती है वो मुख्य रूप से दो तरह की होती है। अगर हम करंट्स की बात करें तो एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। अब एसी और डीसी क्या है कि एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर आप इस धारा को हिंदी में कहें तो अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स दिष्ट धारा। तो धारा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब हम इसको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? तो अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा, हम वैसी धारा को कहते हैं जो समय के साथ बदलती नहीं है, जिसका मान हमेशा एक साथ रहता है। समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ बदलने वाली जो धारा है, जिस धारा का मान बदलता रहता है, वह धारा हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। लेकिन दिष्ट धारा जो होती है, डायरेक्ट करंट, दैट मीन्स ये समय के साथ बदलती नहीं है, तो ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो लगातार निरंतर एक ही तरह से प्रवाहित होती रहती है जब तक कि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। तो इस कारण से ही इस धारा को हम दिष्ट धारा की कैटेगरी में रखते हैं, डीसी के कैटेगरी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सेल। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा चीज, जैसे अभी मैंने एक बात की कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम नॉर्मली अगर मान लेते तो किसी भी युक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सरल सेल हो ना, चाहे वो अगर मान लेते हैं अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी तरह का हमारे घर में जो ड्राई सेल, शुष्क सेल इस्तेमाल हो रहा हो, या किसी भी तरह की बैटरी है, चाहे वो मोबाइल की बैटरी ही क्यों ना हो, चाहे वो या फिर वो घड़ी कैलकुलेटर की ही बैटरी क्यों ना हो, आपके हैंड वॉच की घड़ी की बैटरी क्यों ना हो, तो किसी भी तरह का अगर है जिससे भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उसे हम सेल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बैटरी। जी हाँ दोस्तों, जब कई सारे सेल को हम एक साथ जोड़ देते हैं अगर हम, तो इस युक्ति को हम क्या कहेंगे कि ये बैटरी है। मतलब नॉर्मली बोल देते हैं लोग अक्सर क्या कि हम एक ही जो सेल यूज करते हैं उसको हम लोग बोलने के क्रम में बोल देते हैं कि बैटरी लाए हैं, है ना। तो दरअसल वो बैटरी नहीं होती, दरअसल सिंगल जब आप यूज कर रहे हैं तो सिंगल को हम सिंगुलर आप कह सकते हैं उसको। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, एक के लिए हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं और दो जैसे ही हो गया या दो से ज्यादा हो गया तो प्लूरल यूज करते हैं। ठीक उसी तरह का समझिए कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर एक सिंगल है, सिर्फ सिंगल है जिसको हम बैटरी बोल देते हैं कि सिंगल बैटरी, तो दरअसल सिंगल बैटरी ना होकर के उसको सिंगल सेल कहा जाता है। और जब इसी तरह से सेलों का समूह जुड़ जाता है तो इसको हम बैटरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। जी हाँ दोस्तों, सरल सेल बनाने के लिए नॉर्मली उसमें कार्बन के रड लगाए जाते हैं और कार्बन के रड को ही
उसको तारों से जोड़ा जाता है। कार्बन के दरअसल कहने का मतलब ग्रेफाइट्स के रड होते हैं और इसी ग्रेफाइट के रड को ही धन ध्रुव की तरह से बिहेव किया जाता है, धन ध्रुव का वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन आपने देखा ही होगा या इसके बारे में जाना होगा। पिछला वीडियो वैसे भी धातु अधातु से रिलेटेड था, तो मैंने आपको समझाया था कि लोहे के ऊपर जैसे जिंक की परत लगा दी जाती है, चढ़ा दी जाती है, जिसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यह भी विद्युत लेपन का ही प्रकार है। तो विद्युत लेपन कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसके थ्रू हम एक धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं, एक पदार्थ के ऊपर किसी दूसरे पदार्थ की परत को चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत की सहायता से की जा रही है, तो विद्युत लेपन कहते हैं। तो जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना हो, सोने के जो पानी है, सोने का पानी आप देखते हैं अक्सर चांदी के गहनों पर लोग चढ़वाते हैं कि चांदी पर हमको सोना का पानी चढ़वाना है। दरअसल पानी चढ़वाने का मतलब क्या हुआ? उसी का लेपन करवाना है। तो यह जो भी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की, ये सारी प्रक्रियाएं विद्युत लेपन के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। अभी आप बात सुन रहे थे जो विद्युत लेपन के बारे में, तो वो एक तरह का क्या होगा? रासायनिक प्रभाव हो गया। जब इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं भी यूज हो रहा है और वह किसी तरह के रासायनिक अभिक्रिया को जन्म दे रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, तो वो रासायनिक प्रभाव है। लेकिन जहां विद्युत धारा का कंसेप्ट है क्या कि धारा के प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो वैसी सारी चीजें ऊष्मीय प्रभाव। जैसे आप सभी के घर में बिजली का आयरन तो जरूर होगा। अब ये आयरन आप जो यूज करते हैं तो दरअसल वह क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब करते ही गर्म होने लगता है। तो गर्मी का वहां कंसेप्ट है, हीट का कंसेप्ट है। ऐसे सारी चीजों को हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कहेंगे। तो विद्युत हीटर हो आपके घर में, बिजली का आयरन पूछ दे, जो इलेक्ट्रिक ओवन आपका बिजली का चूल्हा कहा जाए, तो ये सारी चीजें समझिए तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा दरअसल प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर तार, हर पदार्थ का अपना गुण होता है। उस पदार्थ के जो गुण होते हैं वो क्या है कि वह पदार्थ आवेशों का जब तक प्रवाह नहीं होगा तब तक तो धारा बहेगी नहीं, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन में ही था कि आवेशों का प्रवाह ही धारा है। तो जाहिर सी बात है कि आवेशों का प्रवाह होने के मार्ग में जो रुकावट डालेगा, जो उसके बीच में रुकावट डाल रहा है, वह चीज ही हमारा क्या है? प्रतिरोध होता है। हर तरह के पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होगा, क्योंकि यह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कैसा चालक होगा। जैसे चांदी का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए चांदी को हम लोग धातु धातु में जस्ट पढ़े थे कि अच्छा चालक उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है। तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो बेहतर चालक, बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो उतना अच्छा चालक नहीं हुआ। लकड़ी का प्रतिरोध इतना ज़्यादा है कि तार से धारा बहेगी ही नहीं। तो यानी कि जिसका प्रतिरोध जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। और यही प्रतिरोध जो रुकावट डालता है, इसके कारण दरअसल घर्षण होती है। और आप जानते हैं घर्षण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आप हथेलियों को रगड़ लीजिए अपने दोनों हाथों को, तो ऊष्मा, वो हाथ गर्म होने लगते हैं। कहने का मतलब घर्षण हमेशा ऊष्मा को उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध भी दरअसल धारा के साथ ये फ्रिक्शन उत्पन्न कर रहा होता है, इसीलिए ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब हमारा अगला सवाल है, विद्युत हीटर में या तापन अवयवों में तार की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। जी हाँ दोस्तों, विद्युत हीटर या कोई भी तापन अवयव हो, चाहे वो हीटर हो, हीटर की बात करें हम, या फिर अगर हम बिजली के आयरन की बात करें या इलेक्ट्रिक ओवन की बात करें, तो ये सब में जो यही सारे अवयव हो गए तापन अवयव जो ऊष्मा पर काम करते हैं। तो इनकी जो तार की कुंडली होती है दरअसल वो नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम यह बना होता है निकेल, क्रोमियम और लोहा से। निकेल, क्रोमियम और लोहा, आयरन, निकेल और क्रोमियम से मिलकर के नाइक्रोम बनता है, जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जितना ज़्यादा भी प्रतिरोध पर आप देख रहे थे, प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। और इसी कारण से ऐसे अवयवों में प्रतिरोध अधिक होने के कारण नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ नाइक्रोम का तार जल्दी गलता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एमीटर। जी हाँ दोस्तों, एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका रीडिंग आपका ए में रहता है। आपके घरों में अगर आप देखेंगे कि यंत्र, अगर बिजली के उपकरण अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें जो स्टेबलाइजर वगैरह आप है तो उसमें ए मीटर का जो मीटर होता है, ए में रीडिंग रहता है उसका लगा होता है। यह विद्युत धारा की माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कहने का मतलब ये इस तरह का है जैसे जोड़ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक का धन है और दूसरे का ऋण है, तो फिर अगला वाला जो इसमें जोड़ा जाएगा उसका धन ऋण के साथ, फिर आगे इसके ऋण के साथ दूसरा धन, तो इस तरह से जुड़ेगा। मतलब एक धन के साथ ऋण वाला, ऋण के साथ धन वाला, इस प्रकार का अगर समूहन होता है तो यह कहलाता है श्रेणी क्रम समूहन। तो एमीटर को जो परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब कुल धारा इससे होकर के पास करेगी। एमीटर जो लगेगा इसी बीच में इसी तरह से लगेगा कि एक तरफ से इसका अगर माइनस है तो दूसरी तरफ का प्लस होगा, और इस प्रकार से उसको परिपथ में जोड़ दिया जाए, कुल धारा इससे होकर के पास करे ताकि टोटल करंट की रीडिंग ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर की माप किस यंत्र से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। इसी तरह से वोल्टमीटर का जो आपको पहचानना है तो बड़ा आसान है, उसमें वी लिखा रहेगा। एमीटर वाले पर ए लिखा रहता है, आप समझ जाइए कि एमीटर है, और जिस पर वी लिखा हुआ है समझ लीजिए कि वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर से होता है क्या? विभवांतर। विभवांतर करने का मतलब कि अगर जैसे तार है तो तार के दो बिंदु हो गए, एक तरफ से करंट आ रहा है दूसरी तरफ जा रहा है, तो इन दो बिंदुओं पर जो अलग अलग आवेशों का गुण है इन गुणों को विभव कहते हैं, और इस दोनों के बीच जो विभव का डिफरेंस हो गया इसी को हम विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को मापने वाला कितना विभवांतर, जिसको नॉर्मली इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं कि वोल्टेज बहुत है या वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज की माप करने वाला जो हो गया, हालांकि इसको इंग्लिश में हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, नॉर्मल यूज में हम लोग वोल्टेज बोल देते हैं। तो वोल्टेज जो हो गया इसको मापने के लिए वी इसीलिए लिखा रहता है, वोल्ट मीटर उस यंत्र का नाम है क्योंकि वह वोल्ट में माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे अलग अलग हमारे पास अगर हैं इस तरह से, तो सबका मान लीजिए कि प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है, फिर ये प्लस है माइनस है, तो सारे के प्लस को एक जगह पर अगर जोड़ लिया जाए और माइनस वाले को एक जगह पर जोड़ लिया जाए तो इस तरह का जो होगा सेटिंग, यानी एक ही जगह पर अगर हम सारे धन ध्रुव को ऋण ध्रुव को जोड़ देते हैं एक एक जगह पर, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, तो इस तरह का जो समूहन होगा वो कहलाएगा समांतर क्रम समूहन। मतलब इसमें सभी चीज़ों के लिए जो आपका स्विच होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आपके घर में जो नॉर्मली बेडरूम में अगर मान लेते हैं आपके घर में बल्ब भी लगा होगा, पंखा भी लगा होगा, अगर आप और भी कुछ चीज़ जोड़े हुए हैं तो सबके लिए अलग अलग स्विच देते हैं। तो ये जो तरीका हो गया ये हो गया समांतर क्रम। लेकिन अगर सबका सोचिए कि सबका एक ही कर दिया जाए स्विच, एक ही स्विच से अगर शुरू करें तो बल्ब भी चले, पंखा भी चले, जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ एक तरह से कनेक्ट कर दे, मतलब सबका करंट एक ही जैसे जा रहा है, तो वो श्रेणी क्रम हो गया। तो इस तरह से दो प्रकार के समूहन होते हैं। अब वोल्टमीटर जो है उसको परिपथ में हम जोड़ते हैं किस क्रम में? समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। तो विद्युत धारा जिसके बारे में लोग पहले ही बात की है कि आवेशों का प्रवाह, तो इसका ऐसा ही मात्रक कहने का मतलब जिसके थ्रू इसकी माप होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। अब Q का मतलब आवेशों का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम, और टाइम का होता है सेकेंड, यानी कूलॉम पर सेकेंड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये तो हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में मैंने पहले ही बात की, इसका राइट आंसर होगा ओम। तो प्रतिरोध, ओम को हम ग्रीक लेटर ओमेगा से ओम को जो है ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इस तरह से उसका साइन दिया जाता है जिसे ओम बोलते हैं। तो यह प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ओम का भी वैल्यू निकलता है, जैसे अगर हम चाहें कि ओम कितना हुआ, एक ओम को हम क्या समझें, ओम बराबर क्या होगा, तो ओम के लिए आपका जो R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। V का मतलब हो गया वोल्ट और I का मतलब एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही कहा जाता है ओम, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट मतलब विभवांतर, एम्पियर यानी कि धारा। विभवांतर और धारा को अगर आप भाग कर देते हैं तो उसी से आपको प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह भी यहाँ पर आंसर होगा उष्मीय प्रभाव। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्यूज के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्यूज का तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है, ताकि धारा जब प्रवाहित हो तो आसानी से गल जाए। तो गर्म होने पर ही गला ना, तो यानी कि यहाँ भी उष्मा का ही कंसेप्ट आया। इसीलिए यहाँ पर अभी हम यही कहेंगे कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर ही फ्यूज भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय गैस, या फिर उसी को अक्रिय गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजली के बल्ब में जो तार होता है फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम कोई दूसरी गैस फिलअप कर देंगे जो कि रिएक्टिव हो तो वो अभिक्रिया कर सकती है, जिसके कारण जो फिलामेंट होगा वह अभिक्रिया कर लेगा तो
उससे रिएक्ट करके गल जाएगा वो। इसीलिए उससे बचाने के लिए उसको हम निष्क्रिय गैस भर देते हैं ताकि उसमें हवा का भी संपर्क ना हो और जो फिलामेंट के रूप में लगा हुआ है तार वह गले नहीं, आसानी से प्रकाश देता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। जी हाँ दोस्तों, बिजली का बल्ब आप सभी ने देखा होगा अपने घरों में। पहले के समय में तो इसी तरह के बल्ब इस्तेमाल होते थे जिसमें जो फिलामेंट यूज होता था तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का ही तार उपयोग किया जाता था। अब इसका रीज़न क्या था? क्योंकि टंगस्टन बहुत ही ऐसा धातु है जो कि जल्दी गलता नहीं है। इसका जो गलनांक है वो ज़्यादा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के तब पिघलता है टंगस्टन। तो इस कारण से जल्दी न गले और बहुत ही पतले तार का भी गलनांक ज़्यादा होता है और इस कारण से जल्दी गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करने लगता था पतला से पतला तार इस्तेमाल करने पर। इसीलिए फिलामेंट के रूप में हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। जी हाँ दोस्तों, किलोवाट घंटा को आप यूनिट भी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना बिजली के बारे में कि एक यूनिट। अब 1 यूनिट जो बिजली हो गई, दरअसल 1 यूनिट का मतलब ही क्या हो गया? 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मतलब समझ रहे हैं, 1 घंटे में 1 किलोवाट। 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर है तो इसी को हम 1 यूनिट बिजली बोलते हैं। मतलब अगर कोई उपकरण आपके घर में ऐसा है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, जो 1 घंटे में अगर 1000 वाट ऊर्जा का खर्च कर दे रहा है तो इसका मतलब वहां पर बिजली कितनी खर्च हो रही है? 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाट। इसके बारे में जो मैंने आपको भी बताया कि 1 घंटे में 1000 वाट, दरअसल जो वाट था वही विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का अगर हम लोग को निकालना हो 1 वाट अगर कितना होगा तो 1 जूल पर सेकेंड जो है, जूल पर सेकेंड को ही यहाँ पर हम लोग वाट कहते हैं कि इकाई समय में कितनी ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। इसी से उसका पावर निकाला जाएगा कि 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा वह खर्च कर दे रहा है। तो यानी कि जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट के नाम से जानते हैं और 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड हो गया। इससे ज़्यादा जब बढ़ेगा, जैसे 1000 वाट होगा तो हम उसको 1 किलो वाट कहेंगे। कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पर आप हॉर्स पावर वही बोलते हैं उसको, HP। 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। 746 वाट को हम 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कूलॉम। जी हाँ, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि जब विद्युत धारा की माप कर रहे थे तो कि आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलॉम होता है। समय का सेकंड, कूलॉम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। तो ये सब यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आवेशों को समझने के बाद ही हम धारा को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। हमारा अगला सवाल है विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किस पदार्थ का छड़ उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहा। जी हाँ, विद्युत चुंबक मतलब ये एक ऐसा चुंबक है जो बिजली प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही चुंबक की तरह से काम करता है। तो इसके रूप में जो छड़ का इस्तेमाल करते हैं वो नर्म लोहे का क्रोड होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि नर्म लोहा मुलायम होता है, लचीला होता है और ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ज़्यादा मजबूत रॉड का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया चुंबक या नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ, मैंने पहले ही बात की कि विद्युत धारा में कई तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग रसायन की बात की, अगर केमिकल रिएक्शन कुछ कर रहा है तो रासायनिक प्रभाव हो गया। अगर वह किसी प्रकार की अभिक्रिया में भाग ले रहा है मतलब रासायनिक प्रभाव हो गया, वह ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो ऊष्मीय प्रभाव हो गया। उसी तरह से चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है बिजली की जो धारा होती है वह, तो इस प्रभाव को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत जो घंटी है, बिजली की जो घंटी होती है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। मैंने आपको पहले ही बताया कि धारा 2 तरह की होती है, AC और DC। तो AC का मतलब यही हो गया प्रत्यावर्ती धारा, जो कहाँ से उत्पन्न होती है? डायनेमो। इसी डायनेमो का बड़ा रूप क्या हो गया? जनरेटर, जिसको हम यूज़ करते हैं आजकल। तो जनरेटर या फिर घरों में जो हम लोग की धारा आती है दरअसल थर्मल पावर से, तो वह भी एक तरह की क्या प्रत्यावर्ती धारा ही है। तो जो धारा समय के साथ बदलती रहती है वह धारा हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, जिसको हम नॉर्मली AC के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो डायनेमो से इसी प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विद्युत मोटर क्या करता है, उसको आप करंट देते हैं
करंट देते हैं मतलब विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। तो वो क्या करता है, उसको मूव कराता है, घुमाता है, विद्युत मोटर घुमा देता है, नचा देता है उस यंत्र को, मतलब वो उसको मशीन की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मशीन की सारी ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसीलिए मशीन की जहाँ भी आ जाएगा कि कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और वह मशीन के काम में इस्तेमाल हो रही है, मशीनी ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। जैसे आपके घर में हम ये नहीं कर रहे हैं, फ्रीज का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो फ्रीज भी एक तरह से क्या कर रहा है, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना, मशीन की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, सॉरी बिजली की ऊर्जा को। तो इस तरह से कोई भी अगर यंत्र होगा तो ऐसा ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्स्टेड ने, है ना। यहाँ ने इंग्लिश में हो गया है, वो लिखने के क्रम में हो जाता है कभी कभी ऐसा। खैर, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ऑर्स्टेड ने दरअसल किया क्या था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑर्स्टेड ने क्या किया कि एक करंट के परिपथ से उन्होंने, बैटरी से उन्होंने करंट के सिस्टम को जोड़ दिया। अब खुले तार को उन्होंने इस तरह से लगा दिया और बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। इसके बगल में उन्होंने क्या किया कि एक चुंबकीय सुई लगा दी। अब चुंबकीय सुई लगाने से क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब देखा इस पर कि जैसे ही तार में धारा बहती है, जैसे ही स्विच यहाँ से ऑन कर देते हैं, इसका स्विच अगर ऑन कर देते हैं तो जैसे ही तार में धारा बहती है तो धारा बहने पर क्या होगा कि ये चुंबकीय सुई हिलती है, मतलब विक्षेपित होती है, इसमें मूवमेंट आया था, मतलब तार की तरफ खिंचाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर धारा बही है इस तार में तो इसमें तार में भी चुंबकीय गुण आया है, उसके कारण ही ये चुंबकीय सुई जो है वो उसकी तरफ विक्षेपित हो गई है। तो इस प्रभाव के द्वारा ही ऑर्स्टेड ने पता लगाया कि तार में धारा बहने पर उसमें चुंबकीय गुण भी उत्पन्न होता है और इसी गुण को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। तो ऑर्स्टेड वैज्ञानिक ने ही इस पर रिसर्च किया था। हमारा अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो गया, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ठीक उल्टा हो गया, मतलब धारा जब बहती है तो तार में चुंबक का गुण आता है। ये प्रभाव क्या हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है ये? तो चुंबक के प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होना। जैसे जनरेटर में आप कहीं से बिजली देते नहीं है, जनरेटर आप सिर्फ इंजन को स्टार्ट करते हैं और जनरेटर के आर्मेचर को सिर्फ मूव कराने के लिए इंजन को चलाना है। दरअसल वो ऐसा नहीं कि तेल का यूज करके, ईंधन खर्च करके और उसको कन्वर्ट कर रहा है बिजली में, नहीं। वहां क्या हो रहा है कि आप सिर्फ उसके चक्के को मूव कराते हैं, आर्मेचर उसके साथ साथ मूव करता है, आर्मेचर का शाफ्ट मूव करता है और इसी कारण से उसमें बिजली उत्पन्न होती है। तो वहां बिजली उत्पन्न किस चीज से हो रही है? दरअसल उसमें यूज होता है मैग्नेट, और मैग्नेट के प्रभाव से जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वही घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, फैराडे। हमारा अगला सवाल है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो हम लोग अभी समझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर एक ही सॉकेट में कई उपकरणों को जोड़ दिया जाए तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा अतिभारण। अतिभारण को हम लोग इंग्लिश में ओवरलोडिंग बोलते हैं। अतिभारण मतलब भार का अधिक हो जाना, यानी कि एक ही सॉकेट में अपने कई उपकरणों को जोड़ दिया। अब अतिभारण परिपथ के लिए खतरनाक है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक ही चीज में हम लोग कई 2-3 चीजों का प्लग घुसा देते हैं। हम लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन हर परिपथ में जो तार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सॉकेट में आपने जो पिन इस्तेमाल किया है, उसके सबके एक लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। वह उतने ही पावर तक वो सप्लाई कर सकता है सही ढंग से। अगर उससे ज़्यादा का उपकरण आपने जोड़ दिया है तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, तार गलने लगेगा, गलेगा तो आग भी लग सकती है। अतः यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी भी एक ही सॉकेट में कई सारे उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, परिपथ में गर्म और ठंडे तार के आपस में सट जाने की, यहाँ 7 जाने हो गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ लेंगे सट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया क्या कहलाती है। तो परिपथ में जो गर्म और ठंडे तार होते हैं उनके आपस में सटने की क्रिया को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट जो होता है वह शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब कि गर्म और ठंडे तार कहने का मतलब प्लस और माइनस एक जगह कहीं बीच में ही चिपक गए, सट गए, तो उस जगह पर चिंगारी निकलने लगती है, आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इस घटना को हम किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की भाषा में इसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा चुंबक जो केवल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही चुंबक की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाएगा विद्युत चुंबक। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबक नाम ही है इसका विद्युत चुंबक, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही चुंबक की तरह से काम करेगा। जैसे ही आप तार से धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, यह चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करना बंद कर देता है। ऐसे चुंबक बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के समय काम आने के लिए, ताकि जब मन करे हम उसका चुंबक के रूप में इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अलग काम में इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे चुंबकों को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस सिरे को बताती है? तो इसका राइट आंसर होगा धन ध्रुव। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सेल का प्रतीक बनाते हैं तो सेल को इस तरह से दिखाया जाता है, एक रेखा बड़ी लंबी और दूसरी रेखा छोटी। तो लंबी जो होगी इसमें वो प्लस को डिनोट करती है और छोटी वाली जो होती है वो माइनस को डिनोट करती है। सेल का ये सिंबल हो गया। जब आप परिपथ का डायग्राम बनाते हैं, अगर आप उसका चित्र बनाते हैं, तो आप सेल यानी कि सेल को बैटरी की तरह नहीं बना देना है, उसका प्रतीक इस्तेमाल करना है। उसका प्रतीक में हम एक बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा, और ये जो इसके साथ हमने ये लाइन खींच दी है दोनों तरफ, दरअसल ये भी एक मात्रक ही है, ये भी एक प्रतीक ही है, ये तार का प्रतीक होता है। तो इसी तरह से विद्युत परिपथ का डायग्राम बनाने में कई तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। इस पर भी कभी एक क्लास चलेगी तो उन सारे प्रतीकों के बारे में लोग पढ़ेंगे। खैर, ये लंबी रेखा एक प्रतीक जो है वह तार का है, और सेल का भी बनाने में एक लंबी रेखा एक छोटी रेखा, तो लंबी रेखा प्लस, छोटी रेखा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह किस दिशा में रुकेगी? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। जी हाँ दोस्तों, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को एन लिख सकते हैं, साउथ पोल को एस। नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। धरती भी एक तरह से चुंबक की तरह ही काम करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप समझते हैं कि पृथ्वी सभी चीजों को नीचे की ओर खींचती है, तो पृथ्वी भी एक बड़े चुंबक की तरह ही है, समझिए तो। और इसके ऊपर चुंबक जब लटकाते हैं तो चुंबकों में अक्सर क्या होता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ को अगर सटा दीजिए दोनों चुंबक को लेकर के, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, नहीं सटेगा उसमें। लेकिन अगर नॉर्थ को साउथ से लेकर सटा दीजिए तो आसानी से सट जाता है। तो उसी तरह से धरती पर लटकाने पर यह हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकेगा, आकर्षण और विकर्षण के गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में घरों में प्रयुक्त एमसीबी किसका एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूज। जी हाँ, आजकल एमसीबी का चलन तो खूब बढ़ गया है, आप देखते ही हैं। तो एमसीबी भी जो है एक तरह का क्या है, फ्यूज है। कि जैसे ही परिपथ में पहले फ्यूज का कंसेप्ट था कि फ्यूज से धारा बही, अब उसमें तार का प्रतिरोध, धीरे धीरे तार गर्म हुआ और जरूरत से ज़्यादा धारा बही तो गलनांक के कारण वह गल जाता है, परिपथ के उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। आजकल एमसीबी में क्या है कि ऑटोमेटिक जो है, जैसे आप करंट सप्लाई किए, धारा जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी तो खुद ब खुद उसका जो फ्रेम है, मतलब एमसीबी का, वह गिर जाएगा और वहाँ पर काम करना वो बंद कर देगा, धारा का प्रवाह रुक जाता है, परिपथ के उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लास 7 और 8 के साइंस से रिलेटेड थे, विद्युत धारा से संबंधित। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।